ये तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ईडीआई एंड ई कॉमर्स। ईडीआई मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो ये पर्टिकुलरली आप ये कह सकते हो बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ईडीआई। ठीक है ना। तो उसका एग्जांपल है कोई इंडस्ट्री है, रिटेल मार्केटिंग है, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है ना। या कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो बी टू बी कंपनीज क्या है, ईडीआई को ट्राई करते हैं फॉलो करने के लिए, ताकि जो उनके बीच में प्रोडक्ट्स वगैरह या सर्विस का इंटरचेंज होता है या प्रोवाइड करते हैं एक दूसरे को, तो विद दैट ऑफ ईडीआई यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेस आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे मान लो उनके बीच में जो ईडीआई के बेस पर जो एक तरह से जो ऑर्डर होता है ना, ऑटोमेटिकली, यानी कि एक ने ऑर्डर किया तो उसके बाद दूसरे के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपको मतलब कि जो मैनुअली काम होता है ना, उसका यूज बहुत कम हो जाता है ईडीआई के बेस पर। टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि हम इन मतलब कि डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। क्योंकि जो मान लो एक हमारे पास एक फॉर्मेट है, जैसे फॉर्म होता है, तो फॉर्म में जो आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे, आपके पास फील्ड है, आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन फील्ड के अकॉर्डिंग वहाँ पर पूछी जाती है हम फिल कर देते हैं। तो उसमें चांसेस कम होते हैं। एक मान लो हमें बोल दिया जाए कि आपने डायरेक्ट भी एक फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप अपने हिसाब से फॉर्म को अप्लाई कर दोगे। तो हो सकता है कुछ फील्ड ऐसे छूट जाए जो एज पर रिक्वायरमेंट नीड थी, बट क्योंकि वो हमने तो हमारे आइडिया से उसको अप्लाई कर दिया, फिर कर दिया। ठीक है ना। तो ऐसी मतलब की चांसेस हो जाते हैं ना एरर आने की। एक होता है कि आपसे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, तो हम उसकी इसी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। तो वैसे ही ईडीआई भी एक ऐसा टूल्स है जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन ही आप कह सकते हो कि यूज होता है। उसमें कोई इंफॉर्मेशन शेयर करनी या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई काम। ठीक है ना। या इसका बेनिफिट है कि इंफॉर्मेशन क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना। और जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, वो कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट मतलब इसको छोटा सा एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम ऑनलाइन कोई परचेज करते हैं, ऑर्डर, है ना, मतलब कि आप ऑर्डर देते हो किसी भी प्रोडक्ट का ऑनलाइन, तो हम उस पे ऑनलाइन में जो वहाँ पर ऑप्शन होता है डायरेक्ट वहीं पर इंफॉर्मेशन डालते हैं, और ईएमआई कैसे आपने पेमेंट करनी है वहीं पे सिलेक्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसके बाद हम उसका प्रिंट लेते हैं फिर उनको सेंड करते हैं। तो क्या है, जो हमारा एक तरह से इनवॉइस जनरेट हुआ ना, वो ऑटोमेटिकली हो गया, है ना। हमें क्या है, सिर्फ एक बार प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है उसको, या आप जब बाई करते हो, परचेज करते हो, तो क्या करते हो, वहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन डाल देते हो, आपसे एड्रेस पूछता है, पेमेंट करने का ऑप्शन पूछता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है डायरेक्टली कि इस पर्सन ने ये प्रोडक्ट को परचेज किया है ना, और हमें डिलीवर हो जाता है। तो सेम काम या सेम फंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है कि बार बार कोई प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता। एक बार जो भी ट्रांजैक्शन या जो भी एक ऑर्डर दिया जाता है, एक बिजनेस टू बी टू बी, है ना, बिजनेस टू बिजनेस, एक या एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो उसमें काफी काम मतलब कि ऑनलाइन की हेल्प से, ईडीआई की हेल्प से ऑटोमेशन में हो जाते हैं। ठीक है ना। इसीलिए ये कहता है कि ये इंटरनेट ईडीआई या वेब बेस्ड होता है, तो इसमें हमारा सबसे जो नीड है वो इंटरनेट की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है ना। भाई हम तभी तभी ही किसी के साथ ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं ना, या कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो हमारी सबसे पहले क्या नीड होती है, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं आपका सिस्टम उसको सपोर्ट करता हो। ठीक है ना।
तो इस तरह से वो इंटरनेट पर पॉसिबल होता है। तो ये कहता है कि हो सकता है कि जो हम ईडीआई फॉलो करते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है उसका जो फॉर्मेट होता है या कोई कोड वगैरह कोई डेवलप किया हुआ है, तो वो हो भी ये भी हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल ईडीआई थे उनकी सेम भी हो सकता है फॉर्मेट, बट जो मेथड है सेंड करने का वो एक अलग मेथड फॉलो किया जाता है। वो हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे करते हैं कि हम वो इंटरनेट से उसको सेंड करते हैं। तो आप चाहे तो वैन के कंपैरिजन में एक सिंपल इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। वैन थोड़ा सा आप कह सकते हैं वैल्यू एडेड नेटवर्क होता है, अगर हम पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर्पज के लिए उसको यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो कॉस्ट है वो 50% कम हो जाती है। तो जो हमारा ईडीआई होएगा वो वेब बेस्ड होएगा, और जो इंफॉर्मेशन या कोई भी जो डाटा है वो शेयर किया जाएगा, एक्सचेंज होएगा बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है ना, तो विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक वेब मतलब एक्सेस करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए, तभी हमारा वेब ब्राउजर किसी भी एक वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। तो जो ईडीआई का सर्वर है यहाँ पर सॉफ्टवेयर जहाँ पर इंस्टॉल किया, तो वो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप इंफॉर्मेशन फिल करते हो उसके अकॉर्डिंग जो इनवॉइस जनरेट होता है या परचेजिंग ऑर्डर जनरेट होता है, पीओ, तो वो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन ईडीआई सर्वर से कनेक्टेड है, ऑर्डर की, इन्वेंट्री की, और या कोई और अदर एप्लीकेशंस की, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, एक कस्टमर सेंड करता है पीओ, ठीक है ना, यानी कि एक ऑर्डर परचेज ऑर्डर जनरेट हो जाता है, तो वो आपके ईडीआई सप्लायर को यानी कि जो कंपनी है वो उसको सेंड किया जाता है, ठीक है ना। फिर हमें एक जैसे मेल वगैरह या कोई मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है ना, और हमें एक मान लो जो पीओ जनरेट होता है हम उसको शो कर सकते हैं या प्रिंट के फॉर्मेट में कह सकते हो, या एक्नॉलेजमेंट हमें जो सेंड किया जाता है तो वो हमें रिसीव होता है कि इस टाइप का आपने ऑर्डर किया है, और ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन उसके बारे में जो भी जनरेट होती है ऑटोमेटिकली वो सेंड कर दी जाती है, ठीक है ना। जैसे इनवॉइस जनरेट हो गया है, आपने कौन सा परचेज ऑर्डर सेलेक्ट किया था ना, ये सारी चीज़ें, या फिर कब आपको डिलीवर होगा। जैसे आप ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट हमें कब डिलीवर होगा। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके ईडीआई के, जो हमारा ट्रेडिशनल ईडीआई था उसके कंपैरिजन में, तो ये इंटरनेट की हेल्प से हम एक्सेसिबल है, ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक लार्ज स्केल पर इसकी कनेक्टिविटी होती है, ठीक है ना, यानी कि क्योंकि अगर उसका मेन रीजन है कि ये इंटरनेट की हेल्प से होता है, तो इंटरनेट ऑलमोस्ट हर एक जगह अवेलेबल है, ठीक है ना। हो सकता है कहीं बैंडविड्थ कम है कहीं ज़्यादा है, बट ये एज ए कनेक्टिविटी हम कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई अलग से पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है जो आपको ट्रेडिशनल में कैलकुलेशन के लिए या परचेज ऑर्डर जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो हम इसमें इंटरनेट मतलब जो टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे हमारा वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और वैन की जगह पर हम डायरेक्ट हमारा जो इंटरनेट है उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमारी जो कॉस्ट है वो 50% कम हो जाती है। और इसके लिए कोई अलग से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना पड़ता, कोई आर्किटेक्चर अलग से नेटवर्क का डेवलप नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो हमारी नीड है वो इंटरनेट है, तो इंटरनेट ऑलरेडी वर्किंग में है। हमारे सिस्टम या लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन हर एक उसके जो आर्किटेक्चर है क्लाइंट सर्वर वाला उसको सपोर्ट करता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है उसको सपोर्ट करता है, एचटीटीपी होता है उसको सपोर्ट करता है, तो हमें अलग से कोई ऐसे डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये एक मतलब कि डेवलपमेंट टूल कंसीडर किया गया है, जो हम किसी भी एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन के लिए उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए उसके, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं। टाइम सेविंग मेथड है, टाइम हमारा सेव हो जाता है, ठीक है ना। और तो एक टाइम पर हम एक से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर के साथ जो डील होती है बिजनेस की, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। वेब ब्राउज़र, ये जैसे ऑलमोस्ट पहले भी आया था। तो अब ये इनको पॉइंट टू पॉइंट में लिखा हुआ है कि जब भी हम अगर ट्रेडिशनल ईडीआई के साथ बिजनेस करते हैं तो हमें एक थर्ड पार्टी का टूल चाहिए, यानी कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो हमें इनवॉइस जनरेट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, यानी कि जनरेट करेगा हमारा। इसमें अलग से कोई ऐसा टूल्स या सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए जो मतलब कि ऐसा आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़े, ठीक है। ये हम एक मतलब अगर हम ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो वो जो उसमें ट्रांजैक्शन का लेवल था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। इसमें वो हमेशा स्मॉल और मीडियम टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के बीच में इंस्टीट्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें स्ट्रेटजी बनाई जाती है वो बायर सप्लायर की रिलेशनशिप की होती है, इसमें लोन होती है, ठीक है ना। इसमें एक बायर और एक सप्लायर होता है, इसमें एक बायर और एक से ज़्यादा सप्लायर हो सकते हैं। कॉस्ट इसकी हमेशा ज़्यादा पड़ती है, इसकी कम होती है, क्योंकि इसमें जो कुछ चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट का है तो हमें इंटरनेट के लिए अलग से कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, कोई अलग से आर्किटेक्चर नहीं उसके लिए डेवलप करना पड़ता, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉलो किए जाते थे इसमें। प्रोप्राइटरी होते हैं जैसे कोई कंपनी अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग उसमें फील्ड रखते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। हम हमारे पास वेब ब्राउज़र है, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम वेब ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वो एज ए कंसीडर होता है एज ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर, यानी कि अब अगर हम एज ए क्लाइंट डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो क्या होएगा, हमारा मतलब वेब ब्राउज़र होएगा। और वो मतलब ऐसा नहीं कि हमें उसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में आते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट में हर एक विंडो के साथ या लाइनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप जो भी यूज़ करते हैं उसके साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट में ही होता है इंस्टॉल, ठीक है ना। तो इसको डिफ़िकल्ट है यूज़ करना, इसको आसान है। डिफ़िकल्ट क्यों है, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, कोई भी ऐप होती है, तो उसको दूसरे कंपनीज के लिए इतना आसान नहीं होता, ठीक है ना। क्योंकि जैसे आपने अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है तो आपने अपने हिसाब से करवाया है, एक बैंक ने अपना कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उन्होंने अपने हिसाब से किया होता है, ठीक है ना। तो कुछ अगर कोई कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो सभी के लिए इजी होता है यूज करना। इसमें कोई ऐसा इंटरनल हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है एज ए ट्रांसलेटर, या यानी कि इसमें को हम कॉमन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, इसमें कॉमन फॉर्मेट नहीं होता, इसलिए ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो या इनवॉइस या परचेज ऑर्डर जनरेट करके दूसरी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करते हैं। इसमें ये लाइसेंस बेस्ड होता है, इसमें ऐसे कोई जरूरत नहीं होती लाइसेंस की। इसमें ईडीआई आपको जरूरत होती है, इसमें अलग से ऐसा नहीं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। यानी कि आप अगर आप का और मतलब अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में पार्टनरशिप है तो अगर किसी को ऐड करना है या कोई और टास्क ऐड करना है तो वो इसमें आसान नहीं होता, ठीक है ना। इसमें इजी होता है, उसको अपग्रेड या जो भी चेंजेस होते हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी कम्युनिकेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी लो होती है, तो मैंने पहले ही बताया था उसका रीज़न है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की हेल्प से होता है। और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कराना पड़ता आपको जो अलग से या सिर्फ एक मतलब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही सपोर्ट करता हो, ठीक है।
इसमें सर्वर वगैरह की कॉस्ट और मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, इसमें ऐसी कोई कॉस्ट नहीं होती। इसमें सिक्योरिटी कम होती है, इसमें सिक्योरिटी और कैपेसिटी ज़्यादा होने का रीज़न है कि आपने सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से डेवलप कराया हुआ है, ठीक है ना। तो आप चाहे तो उसमें सिक्योरिटी किसी लेवल पर भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें वो सभी के लिए सेम होता है, तो जो भी सिक्योरिटी है कैपेसिटी होगी वो सभी को इक्वल होती है, ठीक है ना। तो इसमें कंसल्टिंग एक्सपर्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कम होते हैं। इसका रीज़न है कि क्योंकि ये कॉमन होता है तो हर एक पर्सन अपने हिसाब से यूज कर सकता है। तो इसमें अगर मतलब क्योंकि वो प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो वो उसी हिसाब से उसमें एक्सपर्ट या जो भी कंसल्टेंट कंसल्टेंट है ना पर्सन भी इसको यूज करेगा या सपोर्ट करेगा, तो वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ईडीआई नहीं इंडिया, यानी कि ईडीआई का किस लेवल पर इंडिया में यूज होता है, तो हमारी भी मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें इनका यूज किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया में भी आ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर जगह पर इंटरनेट अवेलेबल है। तो इसका जो मेन नीड है वो इंटरनेट की है। और उसके कुछ मतलब ये भी कह सकते हो कि कुछ चैलेंज हैं जो फेस करने पड़ते हैं ईडीआई की एप्लीकेशन को या ईडीआई को मेंटेन करने के लिए। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम तो यह है कि इसमें लिमिटेड सोल्यूशन ऑप्शन है, कि जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है वो एक लिमिट तक ही होता है, ठीक है ना। लो क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड हाई कॉस्ट, यानी कि क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन ही कम है तो उसमें सर्विस की क्वालिटी भी कम हो जाएगी और कॉस्ट हमें ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। मान लो अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जैसे ईएमसी दे दिए जाते हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाले या उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने वाले पर्सन कम है, तो वो सर्विस उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए कहता है कि लिमिटेड और पुअर कस्टमर सर्विस है हमारे इंडिया में। हमारे यहाँ मतलब कि ऐसा कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया जाता कि जिससे लोग ईडीआई को फॉलो करें, ऐसे मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से या ऐसा कोई डिपार्टमेंट बिल्ड नहीं किया गया ताकि जो लोगों को हेल्प कर पाए कि आप इसको फॉलो करो ईडीआई को। तो उसके सपोर्ट्स के लिए हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है कि उसको सपोर्ट करते हैं। जो कंपनियां ऑलरेडी ईडीआई सर्विस को यूज कर रही हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ फेस करना पड़ रहा है, जो मतलब कि प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे वही है, सोल्यूशन एक्सपेंसिव है, कॉस्ट मतलब उसके लिए आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज, जो हमारी मतलब कि टेक्नोलॉजी की नीड है तो हमें उससे ज़्यादा चाहिए एक तरह से, ठीक है ना। या आप ये कह सकते हो कि अगर हम बैंडविड्थ का एग्जांपल है तो वो हर जगह सेम नहीं है, ठीक है ना। रूरल एरिया में है तो मान लो पॉसिबल नहीं है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उस एरिया में है, ठीक है ना। तो इसीलिए लिमिटेड सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसके लिए कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी एक लिमिट है कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेवल पर इसको यूज़ किया जा रहा है। तो जो ट्रेडिंग पार्टनर है उनकी जो मतलब नीड है उसको भी ये फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं हमारे इंडिया में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। पहली तो बात है हमारे इंडिया में मतलब कि ऑनलाइन बहुत कम काम होता है, तो अभी कुछ टाइम से 2-3 साल से स्टार्ट हुआ है ना। पहले इंटरनेट की प्रॉब्लम भी थी, तो जब से 4G आया है तो
थोड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है कि जो स्पीड वगैरह का मैटर था वो अब इतना नहीं रहा जितना पहले था। ठीक है बच्चे। यस सर।